सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, जेम ई मार्केट प्लेस, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होंगे ये घोषणा हो गई है। यूरोपीय संघ क्षेत्र में भी 2 नए देश जुड़े हैं, उनके बारे में। अभी पहली बार इतिहास में पहली बार $400 बिलियन की नेटवर्थ हो गई है किसी की, उनके बारे में। सौर छतों के लिए भारत को अनुदान मिला है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो भी कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन को कम करना, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये एक राज्य को नहीं, 3 राज्यों को मिला है। तो आप बताओगे, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। और कहाँ दिया गया? विज्ञान भवन में, ठीक है। तो विज्ञान भवन कहाँ है भारत में? तो विज्ञान भवन दिल्ली में है, ठीक है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन स्थित है, ओके। तो अभी लेटेस्ट में महाराष्ट्र को, उड़ीसा को और उत्तर प्रदेश को, इन 3 राज्यों को ये पुरस्कार, इन 3 राज्यों की पंचायतों को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी विज्ञान भवन में ही, इसी सभा में एक नानाजी देशमुख अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो नानाजी देशमुख अवार्ड, इसके बारे में इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बट एक बार आपको ओवरव्यू तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो नानाजी देशमुख अवार्ड और एक और अवार्ड है, ठीक है। तो दूसरा अवार्ड कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड, इन दो अवार्ड और दिए गए हैं। तो ये 2 अवार्ड और दिए गए हैं। तो नानाजी देशमुख कितने? ये 9 पंचायतों को दिया गया, ठीक है। तो 9 पंचायतों को नानाजी देशमुख अवार्ड भी दिया गया और 27 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड भी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ चीज़, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, ये देख लो। तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिए गए, ये कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया ये समारोह, और कहाँ? विज्ञान भवन में, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार किसको? 27 पंचायतों को मिला। और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 9 पंचायतों को मिला। और एक और अवार्ड है स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड, ये भी 9 पंचायतों को दिया गया, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड वितरित किए, ठीक है। तो देखो, महाराष्ट्र बेला महाराष्ट्र में, केंद्रीय केला उड़ीसा, मिल्क अमावती ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इन 3 राज्यों को ये पुरस्कार मिला है, विशेष अवार्ड, ठीक है। चलो, अब पंचायती राज दिवस, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993, इस डेट को क्या हुआ था आप लोग बताओ। इसी दिन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पेश हुआ था, ठीक है, 1922 में, ठीक है। इस वजह से ये 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये पंचायती राज के बारे में किस में बात की गई है? देखो, भाग कौन सा? भाग तो 9 है, ठीक है। चलो सारे भाग कर ही लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखो, भाग 9 में क्या है? आई एम सो सॉरी यार, खांसी थोड़ा ज़्यादा ही आ रही है। तो भाग 9 में क्या है? पंचायतों के बारे में डिस्कस किया गया है। और भाग 9 का में क्या है? इसमें नगर पालिका, ठीक है। तो नगर पालिका के बारे में 9 का में डिस्कस किया गया है। अच्छा, 9 खा भी इंपॉर्टेंट है, ये एक भाग भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो 9 खा में सहकारी समितियों के बारे में बात की गई, ठीक है। तो सहकारी समितियां और अनुसूचियां कौन सी हैं? अनुसूचियों के बारे में भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो अनुसूचियों के बारे में कौन सी? 11th अनुसूची, 11th और 12th, इन दोनों के बारे में करना, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11th में किसके बारे में बात की गई है? तो 11th में पंचायतों के बारे में बात की गई है, ठीक है। वो जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत, और इसमें कितने विषयों के? 29 विषयों के बारे में बात की गई है, ठीक है।
और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 11th अनुसूची में पंचायत के कितने विषयों के बारे में बात की गई है, तो 29 विषय हैं। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है ये बता दो। तो ये 73 का अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992। ठीक है, ओके चलो। और 12th अनुसूची में क्या है, 12th अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बात की गई। ठीक है, नगर पालिका के बारे में बात की गई है और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये विषय भी आपको पता होना चाहिए, 18 विषय हैं। और इसमें कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, ये 74th। ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, तो ये दोनों अनुसूचियां भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात और है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। ठीक है, तो त्रिस्तरीय जो 3 टेयर होती है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ये कब किस समिति पे, समिति कौन थी पहले इसकी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता इसकी समिति थी। सॉरी, कब ये लागू हुई, स्टार्ट कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई इसकी, नागौर में। नागौर जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। बट सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए, इलेक्शन कहाँ हुए, फर्स्ट चुनाव कहाँ हुआ, वो आंध्र प्रदेश में हुए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जेम को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। जेम क्या है, पहली बात जेम बताओ। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म है। आप नाम से ही समझ में आ रहा है क्या मतलब होगा इस चीज का। ठीक है, तो ये क्या होता है, वस्तु एंड सेवा। जो वस्तु एंड सेवा है आपकी, उसकी ऑनलाइन खरीद बिक्री। ठीक है, तो ऑनलाइन खरीदने के लिए या बेचने के लिए, दोनों के लिए इसका काम किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत कब हुई इसकी, इसकी शुरुआत हुई 2016 में। इसकी 2016 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और अभी पहला राज्य जो 100% अपनाने वाला कौन सा राज्य, फर्स्ट राज्य है, राज्य कौन सा राज्य है, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। योगी जी की आप फोटो देख के समझ गए होंगे, यूपी के सीएम है। ठीक है, अच्छा, भी हाल ही में यूपी में कितने जिले हो गए, तो 76 जिले हो गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये कब से शुरू होने वाला है ये आपको बताना है। डेट आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने पहला राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से 100% जेम को अपना लिया है। ठीक है, चलो, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, पूजा तोमर जी। ठीक है, तो पूजा तोमर जी भारत की हैं ये, और इन्होंने पहली बार जीता है, पहली भारतीय महिला है, मतलब सॉरी। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकन देश कौन सा है, तो पेरू है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पेरू। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, एक प्रवाह एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रवाह एप्लीकेशन है, इसको आरबीआई ने विकसित किया है। ठीक है, तो इसको आरबीआई ने विकसित किया है। बट प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, ये प्रवाह सॉफ्टवेयर बताओ, ये इसरो ने विकसित किया है। ठीक है, तो प्रवाह सॉफ्टवेयर का विकास इसरो ने किया है, जबकि प्रवाह जो एप्लीकेशन है आरबीआई ने विकसित किया है। ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होंगे। तो ये घोषणा हो गई है, तो खेलो इंडिया गेम होंगे, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, तो विंटर गेम्स होंगे, तो वो कहाँ आयोजित होने वाले हैं, इनकी घोषणा हो गई है। आप ये बताओ 2024 में कहाँ आयोजित हुए थे, 2025 के लिए घोषणा हुई है, तो अब ये खेल मंत्रालय ने घोषणा की है। ठीक है, तो खेल मंत्रालय ने, खेल मंत्री कौन है फिलहाल आपके, मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया जी खेल मंत्री हैं हमारे। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया जी हमारे खेल मंत्री हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो अभी क्या घोषणा हुई है कि 2025 के जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो कहाँ आयोजन हो रहा है इनका, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आयोजन होगा। 2024 में भी यही आयोजन हुआ था। ठीक है, तो 2024 में भी यही आयोजन हुआ था इनका। चलो, अच्छा, कुछ और गेम्स हैं उनके बारे में बताओ आप लोग। ठीक है, चलो, तो मैं लिखता हूँ, आप इनके बस जगह बताना है। तो 2025 के जो एक और गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ आयोजित होंगे,
इनकी घोषणा मैं, ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है आपका, ठीक है। और एक इनका यही पैरा गेम्स कहाँ होंगे, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है और कहाँ होगा ये आपको बताना है। 37th नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय गेम्स कहाँ होंगे, नेशनल गेम ये कहाँ होंगे, कहाँ हुए हैं सॉरी, और 38th कहाँ होंगे, ठीक है, तो ये दोनों बताना है आपको। और शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे, ठीक है, तो इसकी भी जगह बताओ, क्या हो गया, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे ये भी आपको बताना है। चलो ठीक है, इतना बता दो अब। तो देखो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025 ये जियो और बिहार के अलावा बिहार में होने वाले हैं, ठीक है, बिहार में होने वाले हैं। और इसका मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट गुड़िया गौरैया, तो ठीक है, इसका मैस्कॉट है शुभंकर है गुड़िया गौरैया, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। 37th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे, और 38th ये उत्तराखंड में होने वाले हैं, ठीक है। और शीतकालीन ओलंपिक गेम्स ये कहाँ होने वाले हैं, इटली में होने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों, ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होंगे, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2025 में भी आयोजित होंगे और 2024 में भी यहीं आयोजित हुए थे ये। चलो, हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, बताओ, तो नरसिंह को सम्मानित किया गया था इससे, ठीक है, इस पुरस्कार से। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है, ये बताओ। तो ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ के हैं, ये भी बिहार के ही हैं, और अब भारत के 85 हो गए हैं रामसर साइट, ठीक है, टोटल। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, तो सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष में फंस गई थी, है ना, बट उनको निकालने की कोशिश जारी है अभी। तो सुनीता विलियम्स हो गई जो पहली महिला है, इन्होंने स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है। अब ये बताओ भाई, यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र है क्या, मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई, पहले तो ये बताओ। तो शेंगेन, आपने शेंगेन वीजा सुना होगा ना, शेंगेन वीजा नाम से कुछ टर्म थी जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, पेरिस ओलंपिक 2024 वाले, तब शेंगेन वीजा हुआ था, है ना, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो शेंगेन क्षेत्र का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। शेंगेन क्षेत्र मतलब होता मुक्त आवागमन क्षेत्र, ठीक है, मुक्त आवागमन क्षेत्र। तो इसका मतलब होता है कोई वीजा नहीं लगेगा, सीमा मुक्त, मतलब बीच से सीमा जो होती है ना उसको ना के बराबर समझो, सीमा मुक्त, ठीक है। चलो, तो सीमा मुक्त क्षेत्र, इसमें अभी किसको किसको शामिल किया गया, रोमानिया और बुल्गारिया को, ठीक है। तो रोमानिया एंड बुल्गारिया को, दो नए देशों को शामिल किया गया है। और इससे पहले एक और देश शामिल हुआ था, क्या नाम था उसका, कोसावो, तो कोसावो को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ शामिल किए गए हैं, यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है, मतलब यहाँ घूमने के लिए अब किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल है। और रोमानिया की कैपिटल क्या है, बुखारेस्ट, ठीक है। तो बुखारेस्ट रोमानिया की कैपिटल है। तीन दोनों कैपिटल भी याद रखना है इनकी, ठीक है, ओके। चलो, अच्छा, स्वीडन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्वीडन क्या है, स्वीडन तो नाटो का 32वां, नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन है, 32 नंबर का मेंबर है स्वीडन। और नाटो के हेड कौन है, हेड है मार्क रूटो यहाँ के, ठीक है, मार्क रूटो यहाँ के हेड है। अभी ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में इसका, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था जो कल हुआ है एग्जाम बीपीएससी में, कि नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो स्वीडन इसका आंसर था, ठीक है। स्वीडन इसका करेक्ट आंसर था। बीपीएससी वालों ने ये क्वेश्चन पूछा था। चलो, ठीक है। तो देखो, रोमानिया ये हो गई, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, बुल्गारिया ये हो गई, कैपिटल हो गई सोफिया। इनके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी होंगे, सर्बिया हो गई, हंगरी, बुडापेस्ट कैपिटल है इसकी, यूक्रेन हो गया, मालडोवा हो गया, ब्लैक सी हो गया, इधर वाटर बॉडी, और इधर नीचे टर्की और ग्रीस हो गए, ठीक है। तो ये सब भी आपको मैप देख लेना है।
एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है? इजराइल है इसका लेटेस्ट मेंबर। यूपी पीसीएस में आपको ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ठीक है। तो इजराइल हो गया। ब्रिक्स के नए मेंबर कौन है? देखो इथियोपिया हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ईरान। ये 5 कंट्री, अर्जेंटीना ने मना कर दिया था शामिल होने से, बट इन 5 को शामिल कर दिया गया है ब्रिक्स में, ठीक है। एनडीबी का नया अध्यक्ष नया मेंबर कौन है? अल्जीरिया। तो एनडीबी का नया मेंबर अल्जीरिया है। और एससीओ का नया मेंबर बेलारूस, ठीक है। तो एससीओ का नया मेंबर बेलारूस है। अगर आपको रिंग सुनाई दे रही है तो ये समझो आपके क्रिसमस के संकेत हैं, ठीक है। चलो, तो एससीओ का नया मेंबर बेलारूस है। और G20 का नया मेंबर कौन है? अफ्रीकन यूनियन। जब भारत में इसका सम्मेलन हुआ था तब इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? ठीक है, तो एलन मस्क। इनकी एग्जाम फोटो देख के आप समझ गए होगे। एलन मस्क हो गया जिन्होंने $400 बिलियन, ठीक है, 400 बिलियन, भाई ये पहली बार हो रहा है। $400 बिलियन की संपत्ति किसी के पास, ये फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार है जिसने क्रॉस करा है ये इस मार्क को, ठीक है। तो ग्रेटर देन $400 बिलियन, भाई साहब देख रहे हो कितना पैसा है। और ये कब हुआ? जैसे ही ट्रंप साहब अपने बने प्रेसिडेंट, इनकी संपत्ति डबल हो गई, मतलब दोगुनी हो गई, ठीक है। तो ट्रंप ने इनका पैसा 21 दिन में डबल कर दिया। इनकी कौन कौन सी कंपनियां हैं? स्पेस एक्स हो गई, तो स्पेस एक्स इनकी कंपनी हो गई, जिसमें पोलरिस डॉन मिशन आपको याद होगा। तो पोलरिस डॉन मिशन जिससे स्पेस वॉक करने का आपको मौका मिलेगा। और इसकी कंपनी कौन कौन सी? टेस्ला हो गई, टेस्ला जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जानी जाती है, टेस्ला कंपनी आपको जानी जाएगी। और एक्स जिसको आप ट्विटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक्स इनकी ये कुछ कंपनियां हैं। और इन्हें एक डोगे कंपनी है, ठीक है। डोगे कंपनी ये क्या करती है? ये इसके हेड हैं। तो डोगे कंपनी के ये हेड हैं। इसका काम क्या होता है? इसका नाम है सरकारी दक्षता विभाग, ठीक है। सरकारी दक्षता विभाग ये डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी। और इसका काम है मतलब जो फ्रॉडगिरी को रोकना, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एलोन मस्क इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्क पहली बार किसी की हो रही है, वो किसकी है? एलोन मस्क जी की, ठीक है, इनकी। चलो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अभी किसी घोषित किया गया लेटेस्ट में? डोनाल्ड ट्रंप जी को, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ये 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने वाले हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी है इनकी। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। 46th अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन है? तो भारत है। ये कोच्चि में ये आयोजित की गई थी, भारत के कोच्चि, केरल में, ठीक है। तो कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला था? तो श्याम निखिल जी, पी श्याम निखिल जी, ठीक है। तो पी श्याम निखिल जी ये 50वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। और आपको याद रखना है अभी हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन जीता है? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश, ठीक है। ये सब यंगेस्ट हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, यंगेस्ट चेस चैंपियन है। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को ये सम्मान मिला है, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को ये सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो एडीबी ने ये घोषणा की है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने ये घोषणा की है। ये लोन देने वाला है भारत को, कितना? $500 मिलियन का, ठीक है। तो $500 मिलियन का ये लोन देने वाला है। और ये लोन किसको देगा? पीएनबी को देगा, ठीक है। तो पीएनबी को देगा, फिर पीएनबी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पीएनबी के थ्रू दे रहा है। और किस लिए दे रहा है? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर रूफ्स के लिए, ठीक है। सोलर रूफ्स और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इनका विकास करने के लिए ये एडीबी भारत को ये लोन दे रहा है। पीएनबी के थ्रू लोन पीएनबी डिस्ट्रीब्यूट करेगी आगे।
उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैस को मतलब उत्सर्जन जो होगा, इमिशन को कम करना। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना, और क्या, सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, सतत विकास को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। ग्रीन हाउस गैस, इसी से जो हीट डोम इफेक्ट मैंने कराया था, हीट डोम इफेक्ट जानते हो ना, ये गैसेज होती है अर्थ के ऊपर, यहाँ पे गैसेज हैं, तो ये जो हीट है ना, इसको बाहर नहीं निकलने देती, तो यहाँ पे हीट का प्रेशर बन जाता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है सरफेस पे, इसी को हीट डोम इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने सदस्य हैं? 69 सदस्य हैं। अभी लेटेस्ट मेंबर कौन है इसमें? इजराइल, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस सबको आपको याद रखना है। तो इजराइल इसका लेटेस्ट मेंबर है। और इसके हेड कौन है? हेड है मसातो कांडो, जापान से संबंधित है ये। तो मसातो कांडो ये अभी लेटेस्ट में बने हुए हैं, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, एनडीबी क्या है? एनडीबी ये ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स का बैंक कहा जाता है इसे। ब्रिक्स जो संस्थाएं हैं उनका बैंक होता है ये एनडीबी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताओ। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1944 में। इनको जुड़वा बहन इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, द ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और इसके हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? यहीं पे लिख लो, ठीक है, अजय बंगा हेड है, ठीक है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, ओके। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ठीक, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, WDC, ठीक है। और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। और आईएमएफ की हेड कौन है ये यहाँ पे लिखो, समझ जाओगे ना आप लोग, ठीक है। तो बता तो रहा हूँ, आप सही लिखना। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया आईएमएफ की हेड है, ठीक है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया और आईएमएफ की हेड है, ओके। चलो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत को 159वां स्थान मिला है, ठीक है। अच्छा, तो हाल ही में, अच्छा ये और कुछ बता दो। तो 134 किस में रैंक है? 105 किस में है, ठीक है। 129 93 नंबर की रैंक किस में है? और 176 किस में है, ठीक है। तो हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सैफ की पत्नी करीना कपूर, ठीक है। तो करीना कपूर जी को यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ओके। तो 134 नंबर की रैंक किस में है, ठीक है। तो 134 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में 134 की रैंक है भारत की। 105 हंगर इंडेक्स, ठीक है, 105 हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है। 129 किस में है? जेंडर गैप, ठीक है। तो जेंडर गैप में 129। और 93 ये करप्शन में भारत की रैंक है, ठीक है। तो करप्शन में भारत की रैंक 96, 176 इन्वायरमेंट में, ठीक है, पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 176 है, ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बीपीएससी का जिनका एग्ज़ाम था वो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देंगे और अपना रिव्यू बताएंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे। और यूपीएससी वाले अभी भी लगे रहो, यूपीपीएससी वाले, ठीक है। चलो, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।